हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद आपका अपने चैनल एग्री टॉक पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एग्रोनॉमी के क्रॉप प्रोडक्शन में पैडी के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसे हम आम भाषा में धान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राइस जो कि भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसका साइंटिफिक नेम, जिसे हम वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं, वो इस प्रकार है। बॉटनिकल नेम होता है, उसको हम शॉर्ट में BN लिखेंगे। इसे हम ओराइजा सटाइवा कहते हैं। दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप उसे सही कर लीजिएगा। दोस्तों, यह मेनली दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो बर्मा क्षेत्र में इसका उत्पत्ति स्थान है। ये वहीं से उत्पन्न हुआ है। ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया। या इंडो बर्मा। दोस्तों, कोई भी फसल हो या जीव हो, उसके DNA में क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। वह 2n की संख्या में होते हैं, जो एक n उसके पिता से और दूसरा उसकी माता से मिलता है। तो पैडी में भी 2n नंबर होंगे। तो पैडी में 2n नंबर की संख्या टोटल 24 होती है। क्रोमोसोम्स नंबर और 2n, ये हो गया 24। दोस्तों, राइस की फैमिली पोएसी होती है। ग्रेमिनी फैमिली है, जो कि नई मतलब कि ग्रेमिनी है, लेकिन अब पोएसी कही जाती है। दोस्तों, राइस की फैमिली ग्रेमिनी है। फैमिली ग्रेमिनी। या पोएसी। दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको राइस के बारे में कुछ नोट्स बताना चाहते हैं। दोस्तों, धान विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है। यानी पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है, उसका 60% लोग धान के ऊपर यानी चावल के ऊपर निर्भर है। वो लोग चावल को खाते हैं। दोस्तों, धान के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन तथा दूसरा स्थान भारत का है। इसका मतलब धान को सबसे अधिक उत्पादित चीन करता है तथा दूसरे नंबर पर भारत धान का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में जितनी भी प्रकार की खाद्यान्न उत्पादित की जाती हैं, उसमें सबसे अधिक चावल का उत्पादन भारत में होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, धान में प्रोटीन अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा कम पाया जाता है। सफ़ेद धान में 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है तथा भूरे धान में 7.8% प्रोटीन पाया जाता है। चौथा है दोस्तों, चावल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे ओराइजेनिन कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1 किलो धान की उत्पादन के लिए यानी 1 किलो धान की फसल के उत्पादन के लिए
5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, धान में हलिंग परसेंट 66% होता है। दोस्तों, आपको हलिंग परसेंटेज के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यह हलिंग परसेंटेज का मतलब होता है धान में दाने और उसके छिलके का अनुपात 66% होता है। यानी कि धान में उसके छिलके तथा दाने में 2.3 अनुपात होता है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, धान सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा है। यानी कि धान में पॉलिनेशन जो होता है, परागण, वह सेल्फ यानी स्वयं होता है। अगला पॉइंट है, धान शॉर्ट डे प्लांट है और सीथी पौधा है। इसका मतलब यह है कि इसे कम धूप की आवश्यकता पड़ती है तथा इसे अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, कम धूप से हमारा मतलब यह है कि इसे दिन में कम धूप की आवश्यकता पड़ती है, जिससे यह अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। दोस्तों, धान के पौधे में जो दाने लगे होते हैं, उनकी जिस प्रकार से वे लगे होते हैं उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धान की प्रथम बोनी जीन, जिसका नाम DGU जेन है। दोस्तों, ये सवाल आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं किसी भी फसल के बारे में। और आज हम आपको धान की फसल के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये धान की फसल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धान के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं। पुष्प क्रम यानी जो धान की बालियाँ होती हैं, वो जिस प्रकार से लगी होती हैं उसे पेनिकल कहते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि धान के दानों को कैरियोप्सिस कहते हैं। जो दाने होते हैं, धान के आप दाने देखे होंगे, उस ऊपर छिलका और नीचे चावल होता है, उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। और जो धान की बालियाँ होती हैं उसे पुष्पक्रम, मतलब हिंदी में पुष्पक्रम कहते हैं, और उसे पेनिकल कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धान में सुगंध डाईएसेटाइल -1 प्रोपेनाइल के कारण होता है। जो धान में सुगंध होता है वो डाईएसेटाइल 1 प्रोपेनाइल के कारण होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, धान का टेस्ट वेट जो होता है 25 ग्राम होता है। टेस्ट वेट का मतलब 100 ग्राम धान के दाने में कितना मतलब कि उपजाऊ होता है। टेस्ट वेट का मतलब होता है 100 ग्राम धान के बीज में को बोने पर उसको जितने बीज अंकुरित होते हैं उन्हें उसका टेस्ट वेट कहते हैं। तो 100 ग्राम अगर धान का बीज ले लिया जाए तो धान में 25 ग्राम अंकुरित होते हैं, इसलिए धान का टेस्ट वेट 25 ग्राम होता है। और बासमती चावल, एक बासमती वैरायटी होती है चावल की, उसका टेस्ट वेट 21 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 हेक्टेयर धान की बुआई के लिए 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में नर्सरी लगाना पर्याप्त होता है। यानी कि 1 हेक्टेयर अगर धान हमको बोना है तो 1000 मीटर स्क्वायर में अगर हम नर्सरी लगाएंगे तो उससे हम धान की रोपाई कर सकते हैं 1 हेक्टेयर भूमि के लिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है, धान के खेत में से मीथेन गैस निकलती है। दोस्तों, ऊपर हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए। धान में 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में नर्सरी लगाना पर्याप्त होता है। यानी कि 1 हेक्टेयर भूमि के 1/10वां भाग नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है। 1/10वां भाग।
दोस्तों अगला पॉइंट है ब्राउन मैन्योरिंग। ये धान के खेतों में धान में ढैंचा उगाकर, ढैंचा जो ग्रीन मैन्योर के लिए काम में लिया जाता है, ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद हल द्वारा यानी हल से जोतकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसे ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है हाइब्रिड धान। इसमें चीन आगे है। हाइब्रिड का मतलब होता है सुपीरियर फ्रॉम इट्स पेरेंट, यानी माता और पिता दोनों से जो उसका प्रोजनी है वो सुपीरियर होता है, यानी जो माता में गुण और पिता में गुण है उससे भी अधिक अच्छे गुणों वाला संतान, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इसमें चीन आगे है। दोस्तों अगला पॉइंट है धान के दाने में लाइसिन अधिक होती है। यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो धान के दाने में अधिक होती है और मिथ्योनिन होती है वो कम होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनिल एक दवा है जो धान में पौध लगाने के बाद यानी पोस्ट इमर्जेंस के बाद सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली खरपतवारनाशी है, यानी हर्बिसाइड्स। मतलब कि धान की फसल लगाने के बाद जो धान के खेतों में घास जम जाती है उसके लिए प्रोपेनिल दवा का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। तो वापस आते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन की तरफ। दोस्तों अगला है एरिया। धान को मेनली सबसे अधिक उत्पादन भारत में किया जाता है, दूसरा चाइना में किया जाता है तथा तीसरा इंडोनेशिया में किया जाता है। आप इस सीरीज से याद कर सकते हैं धान को सबसे अधिक उत्पादित इंडिया पहला, दूसरा चाइना तथा तीसरा इंडोनेशिया में किया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक स्क्वायर मीटर एरिया पे सबसे अधिक धान का उपज जो होता है उसे उस एरिया का प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसमें यूएसए सबसे आगे है तथा दूसरे नंबर पे जापान है और तथा उसके बाद तीसरे नंबर पे चाइना आता है प्रोडक्टिविटी में। दोस्तों अगला है भारत में वेस्ट बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश तथा तीसरा बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान को उगाया जाता है, यानी पहला बंगाल, दूसरा यूपी और तीसरा बिहार में सबसे अधिक धान को उगाया जाता है, यानी उसका प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन नहीं, उगाया जाता है, बोया जाता है सबसे अधिक क्षेत्रफल में। दोस्तों भारत में प्रोडक्शन के मामले में सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में धान का प्रोडक्शन होता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश तथा तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है प्रोडक्शन के मामले में। दोस्तों भारत में प्रोडक्टिविटी के मामले में यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सबसे अधिक धान उपज के मामले में पंजाब सबसे अधिक आता है, जिसमें 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 4 बीघे में 34 क्विंटल धान उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ राइस। इसमें जीनस ओराइजा की 24 प्रजातियां हैं, जिसमें कि 2 की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। इन 2 में पहला ओराइजा सटाइवा है। इनकी 3 उपजातियां हैं ओराइजा सटाइवा की। पहला है इंडिका, यह भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। ओराइजा सटाइवा की जो पहली प्रजाति है इंडिका राइस, उसे भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। दूसरा है जैपोनिका, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इससे संबंधित प्रजातियां सबसे अधिक जापान में उगाई जाती हैं। सबसे अधिक उत्पादन इसी प्रजाति का होता है, जापानिका। यह प्रजाति नम तथा गर्म तथा ठंडे क्षेत्र में अधिक मात्रा में उगाई जाती है। दोस्तों तीसरा है जैवैनिका। मुख्यतः यह इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसे वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस कहते हैं। वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस का मतलब है जंगली धान कहते हैं इसे। दोस्तों धान की 24 जातियों में से जो दूसरी जाति है उसे ओराइजा ग्लैबेरिमा कहते हैं। यह प्रजाति केवल साउथ अफ्रीकन एरियाज़ में यानी दक्षिणी अफ्रीका के एरिया में उगाई जाती है।
दोस्तों अगला पॉइंट है सॉयल। धान की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? तो दोस्तों धान की खेती के लिए क्ले सॉयल यानी चिकनी दोमट भूमि अधिक उपयोगी होती है। इसकी खेती हम एसिडिक सॉयल में भी कर सकते हैं जिसका पीएच मान 4 से 6.5 तक होता है। दोस्तों धान की खेती के लिए उपयुक्त सीजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला अस, जो अप्रैल तथा मई के बीच में बोया जाता है। मेनली हमारे क्षेत्र में इस महीने में धान नहीं बोया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की जहाँ होती है वहाँ पे इस समय बोए जाने वाली प्रजातियों का उपयोग होता है। दूसरा है अमन। ये खरीफ सीजन क्रॉप है, जून तथा जुलाई में इसे बोया जाता है। मेनली यही हमारे यहाँ बोया जाता है, अमन सीजन। तीसरा है बोरो। यह स्प्रिंग सीजन वैरायटी भी कही जाती है। इसे नवंबर तथा दिसंबर में बोया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है वैरायटीज़। दोस्तों यह परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग धान की प्रजातियों के बारे में है, जिसे अलग अलग गुणों के हिसाब से लगाया जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि धान की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं तथा उनकी क्या खासियत होती है। तो दोस्तों वैरायटीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों TN1 फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी यानी पहली बौनी जाती है जो 1964 में उत्पादित की गई थी। दूसरा है फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी यानी अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजाति IR8 है 1966 में। जो तीसरा है फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी यानी पहली भारतीय अधिक उपज देने वाली अर्ध बौनी प्रजाति जया है, जो TN1 और टाइप 141 TN1 और टाइप 141 के बीच क्रॉस कराकर बनाई गई थी फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया। अगला है म्यूटेंट वैरायटी ऑफ राइस जगन्नाथ एंड सत्तारी। म्यूटेंट का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन, मतलब कि इन वैरायटीज़ के जीन में कोई अचानक परिवर्तन हो गया जिससे कि यह इनका गुण थोड़ा चेंज हो गया। तो ये हैं जगन्नाथ और सत्तारी। दोस्तों जो फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया है उसे मिरेकल राइस भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिरेकल राइस किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा जया। दोस्तों अगला है वैरायटी सूटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग यानी कि डायरेक्ट बिना नर्सरी डाले ही धान की खेती करने के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है। तो उसमें है बाला, पूसा 221, कावेरी, नगीना 22। अगला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट। यह एक प्रकार की बीमारी है जो धान में लगती है, तो उसके टॉलरेंट यानी कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसे यह बीमारी नहीं लगती है, तो वह है TKM6। अगला है सूटेबल फॉर सलाइन यानी कि सलाइन खारे पानी में सूटेबल कौन सी वैरायटी है, तो यह है IR8 और लूनीश्री। अगला है सूटेबल फॉर वाटर लॉग्ड एरिया यानी जहाँ पे अधिक जल जमा हो जाता है वहाँ पे कौन सी वैरायटी सूटेबल है, तो वो है जलमग्न। अगला है फर्स्ट हाइब्रिड बासमती राइस PRH10 यानी बासमती राइस जो होती है उसमें हाइब्रिड राइस जो पहली थी वो PRH10 थी। वैरायटी रिलीज फ्रॉम IARI इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पहली वैरायटी जो रिलीज की गई थी राइस की वह थी नॉरेन 8, नॉरेन 18, पूसा 221, बासमती 370, पंकज। सॉरी दोस्तों मैंने इंटरनेशनल का दिया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो पहली राइस की वैरायटी रिलीज की गई थी।
दोस्तों अगला है वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी पूसा बासमती 1। हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी जो दुनिया में सबसे पहले बनाई गई थी वो थी पूसा बासमती 1। यह IARI के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों ये तो हो गई वैरायटीज़ की बात। अब आते हैं सीड रेट, यानी कि धान को बोने के लिए कितनी बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं सीड रेट के बारे में। दोस्तों पहला है ब्रॉडकास्टिंग, यानी हाथ से छिटक कर जो बोया जाता है उसमें दोस्तों 100 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। दूसरा है दोस्तों ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग मशीन के द्वारा बुआई होती है उसमें 60 किलो प्रति हेक्टेयर। तीसरा हाइब्रिड राइस, जो अच्छी क्वालिटी की राइस होती है, हाइब्रिड यानी सुपीरियर फ्रॉम इट्स पेरेंट, उसमें 15 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। दोस्तों चौथा है डेपॉग मेथड, इसमें 1.5 से 3 किलो प्रति मीटर स्क्वायर बीज की आवश्यकता होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर यानी खाद। दोस्तों धान की खेती में नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस NPK 100:60:60 के अनुपात में दिया जाता है। इसमें 25 किलो जिंक सल्फेट भी दे सकते हैं। अमोनियम सल्फेट उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है धान की खेती के लिए। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो उपयुक्त नाइट्रोजनी उर्वरक है धान की खेती के लिए। यह है फर्टिलाइजर। दोस्तों मेथड ऑफ प्लांटेशन यानी क्यारी लगाने की विधि, इसमें सर्वप्रथम है डेपॉग मेथड। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डेपॉग मेथड में 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर धान के बीजों की आवश्यकता होती है। इसमें बीजों को बिना मृदा के या फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके पॉलीथीन या जूट के टाट से क्या किया जाता है, उसे ढक दिया जाता है। यह भी इससे 11 से 14 दिन बाद पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों यह विधि सर्वप्रथम फिलीपींस में इस्तेमाल की गई थी। दोस्तों अगली विधि है SRI विधि। यह विधि मेडागास्कर से विकसित हुई है। रासायनिक खादों की जगह इसमें कार्बनिक खादों का उपयोग अधिक किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस विधि में धान के खेतों में पानी नहीं भरकर खेतों को बार बार सिंचित किया जाता है तथा नम रखा जाता है। इसमें पौधों की रोपाई 25x25 सेंटीमीटर पर की जाती है और इसमें 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इरिगेशन, धान, जैसा कि हम जानते हैं कि धान एक अधिक जल मांग वाला फसल है। इसके लिए 900 से 2500 mm जल की आवश्यकता होती है। धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए और पकाई से 2-3 सप्ताह पूर्व इसे हटा देना चाहिए। वीड यानी खरपतवार, धान में प्रमुख जंगली धान लगता है जिसे कोलोना कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। और दूसरा सावा घास जिसे इकाइनोकोला क्रूसकेली कहते हैं। ब्रूसनिंग, धान की खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर अधिक पौधों तथा अधिक खरपतवारों को हटाने की क्रिया को ब्रूसनिंग कहते हैं। अगला है वीडीसाइड। धान की फसल में वीडीसाइड जो उपयोग करते हैं वह प्रोपेनिल होता है, जो जिसे स्टाप F34 भी कहते हैं। रोपाई के 1 हफ्ते बाद 3 से 4 पत्ती अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोपेनिल जो वीडीसाइड है इसका कॉमर्शियल नेम है स्टाप F34। उसके अलावा बेंथियोकार्ब जिसका कॉमर्शियल नेम सेटर्न है 2 kg पर हेक्टेयर प्री एमरजेंस के समय दिया जाता है। उसके बाद ब्यूटाक्लोर जिसका कॉमर्शियल नेम मेचेटी है, उसे 1.5 kg पर हेक्टेयर के
दर से दिया जाता है। अगला है एनिल फोस। एनिल फोस 2.2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। और अगला है नाइट्रोफेन। ये कुछ वीडिसाइड हैं जो धान की खेत में खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग किया जाते हैं। दोस्तों अगला है धान में होने वाले रोग। दोस्तों धान में प्रमुख रोग हैं ब्राउन लीफ स्पॉट जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होते हैं। दूसरा है ब्लास्ट डिजीज, पायरिक्यूलेरिया ओराइजी के कारण होता है। तीसरा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ज़ैंथोमोनस ओराइजी के कारण होता है। चौथा है टुंगरो डिजीज, ये नेफोटेनिक्स वायरिसेंसिस के द्वारा होता है। पांचवा है खैरा डिजीज। धान में जो खैरा रोग होता है वह जिंक की कमी के कारण होता है। इसके अलावा धान में कुछ कीट भी लगते हैं जिसे धान का पीला तना छेदक। यह धान का एक एकल भक्षी एवं प्रमुख कीट है। इससे इसकी लट्टे पौधे पर मृत पैदा कर देती हैं। इस कीट की लार्वा धान के पौधे की डंठलों में सुप्तावस्था में रहते अंत डंठलों को जलाकर नष्ट कर दें, जिससे यह खत्म हो जाए। दूसरा है धान का गंधी बग। इस कीट से अत्यधिक प्रभावित धान के खेत में एक प्रकार की दुर्गंध आती है, इसलिए इस कीट का नाम गंधी बग पड़ा। इस कीट के निम्फ एंड प्रोन धान के दोनों में दूध बनते समय धानों का रस चूसते हैं, जिससे बलियां दानों रहित हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए मेलाथियान 50 EC @ 625 ml पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है।